वाइकिंग युग, जो 8वीं सदी के आखिर से लेकर 11वीं सदी के मध्य तक चला, 1770 ईस्वी में लिंडसफर्ने पर हुए भयानक हमले के साथ शुरू हुआ। स्कैंडिनेविया से निकलकर विकिंग्स, जिन्हें नॉर्समैन भी कहा जाता है, यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। लिंडसफर्ने पर उनके अचानक हमले ने पूरे ईसाई यूरोप में हलचल मचा दी। वाइकिंग्स केवल निर्दयी लुटेरे नहीं थे, वे कुशल नाविक, खोजकर्ता, व्यापारी और कारीगर भी थे। स्कैंडिनेविया में बढ़ती आबादी और धन और नई भूमि की चाह ने उनके विस्तार को बढ़ावा दिया। उनके लंबे जहाज, नौसेना इंजीनियरिंग के चमत्कार उन्हें नदियों और समुद्रों में उल्लेखनीय गति और चपलता के साथ चलने की अनुमति देते थे। वाइकिंग्स एक एकीकृत साम्राज्य नहीं थे, बल्कि स्वतंत्र सरदारों और राज्यों का एक समूह थे। उनका प्रभाव ब्रिटिश द्वीपों से लेकर कैस्पियन सागर तक और उत्तरी अफ्रीका से लेकर अटलांटिक के उत्तरी क्षेत्रों तक दूर दूर तक महसूस किया गया। उनके हमलों ने भय और विनाश लाया, लेकिन अन्य संस्कृतियों के साथ उनकी बातचीत से व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और यहां तक की बसावट भी हुई। वाइकिंग्स की सफलता का केंद्र जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा में उनकी महारत थी। उनके लंबे जहाज, जिन्हें अक्सर ड्रैगन शिप कहा जाता था, अपने समय के तकनीकी चमत्कार थे। मजबूत ओक से बने इन जहाजों का ड्राफ्ट उथला था, जिससे वे नदियों और तटीय जल में आसानी से चल सकते थे। उनका समन्वित डिजाइन उन्हें बिना मुड़े किसी भी दिशा में प्रभावी ढंग से चलने में सक्षम बनाता था। व्यापार और परिवहन के लिए वाइकिंग जहाज महत्वपूर्ण थे, जिससे व्यापक व्यापार नेटवर्क स्थापित हुए। वे फर, गुलाम, शहद, हथियार और पूर्व से विलासिता की वस्तुओं का व्यापार करते थे। आधुनिक नौवहन उपकरणों के बिना वे तारों, सूर्य, हवा के पैटर्न और यहां तक कि पक्षियों की उड़ान पर भी भरोसा करते थे, ताकि उनका मार्गदर्शन किया जा सके। उनकी यात्राएं उन्हें कोलंबस से सदियों पहले आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका तक ले गईं। स्कैंडिनेविया से बाहर निकलने के लिए वाइकिंग्स के इरादे बहुआयामी थे। आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रोमांच की प्यास का मिश्रण। स्कैंडिनेविया में अधिक जनसंख्या और सीमित कृषि योग्य भूमि ने विस्तार के लिए दबाव बनाया। यूरोप के अन्य हिस्सों में उपजाऊ भूमि और धन का आकर्षण अप्रतिरोध्य साबित हुआ। छापेमारी प्रमुख थी, लेकिन वे आर्थिक अवसरों को पहचानने वाले चतुर व्यापारी भी थे। उन्होंने व्यापारिक चौकियों और बस्तियों की स्थापना की, जिससे वस्तुओं और विचारों के आदान प्रदान को सुविधा मिली। विलासिता के सामानों के लिए वाइकिंग्स की इच्छा ने उनके व्यावसायिक प्रयासों को बढ़ावा दिया, जिससे वे मध्ययुगीन व्यापार नेटवर्क में प्रमुख खिलाड़ी बन गए। यूरोप में राजनीतिक विखंडन ने महत्वाकांक्षी वाइकिंग सरदारों के लिए अपने स्वयं के डोमेन बनाने के अवसर पैदा किए। इन बस्तियों ने वाइकिंग इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया, जो स्थानीय आबादी के साथ एकीकरण और आत्मसात द्वारा विशेषता थी। युद्ध के मैदान से परे वाइकिंग समाज और इसकी संरचना। वाइकिंग समाज पदानुक्रमित था, जिसमें स्वतंत्र लोगों, दासों और जारलों और राजाओं के शासक वर्ग के बीच स्पष्ट विभाजन था। वाइकिंग समाज के केंद्र में पारिवारिक इकाई थी, जिसमें रिश्तेदारी और वफादारी के मजबूत बंधन थे, जबकि वाइकिंग योद्धा अक्सर केंद्र स्तर पर होते थे। अधिकांश किसान, मछुआरे और शिल्पकार थे। महिलाओं ने घरों का प्रबंधन, बच्चों की परवरिश और व्यापार और शिल्प उत्पादन में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के अन्य हिस्सों की महिलाओं की तुलना में उन्हें अपेक्षाकृत उच्च स्तर की स्वतंत्रता और प्रभाव का आनंद मिला। वाइकिंग समाज व्यक्तिगत सम्मान, साहस और वफादारी को महत्व देता था, जो उनकी कानूनी व्यवस्था में परिलक्षित होता था। कहानी सुनाना, कविता और संगीत ने उनके इतिहास, मिथकों और मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक केंद्रीय भूमिका निभाई। देवता और अनुष्ठान, नॉर्स देवताओं का समूह और वाइकिंग मान्यताएं। वाइकिंग्स नॉर्स पौराणिक कथाओं का अभ्यास करते थे, जो देवी देवताओं, दिग्गजों और राक्षसों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है। ऑडिन सर्वपिता, ज्ञान, युद्ध और मृत्यु के देवता मुख्य देवता थे। थोर गड़गड़ाहट, शक्ति और सुरक्षा के देवता की व्यापक रूप से पूजा की जाती थी। फ्रेजा प्रेम, सौंदर्य, प्रजनन क्षमता और जादू की देवी बहुतायत और समृद्धि से जुड़ी थीं। वाइकिंग मान्यताएं
उनके दैनिक जीवन और ब्रह्मांड की उनकी समझ के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। वे समय के एक चक्रीय दृष्टिकोण में विश्वास करते थे, जिसमें दुनिया राग्नारोक के बाद पुनर्जन्म के लिए नियत थी। अनुष्ठान और बलिदान वाइकिंग धार्मिक अभ्यास का अभिन्न अंग थे, जो देवताओं को खुश करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए किए जाते थे। देवताओं की गोदूली वाइकिंग युग का पतन। 11वीं शताब्दी के मध्य तक कई कारकों ने वाइकिंग युग के पतन में योगदान दिया। स्कैंडिनेविया के क्रिश्चियनकरण ने धीरे धीरे पारंपरिक वाइकिंग मान्यताओं और प्रथाओं को नष्ट कर दिया। यूरोप में शक्तिशाली केंद्रीकृत राजतंत्रों के उदय ने वाइकिंग विस्तार के लिए एक कठिन चुनौती पेश की। वाइकिंग सरदारों के बीच आंतरिक संघर्ष और प्रतिद्वंद्विता ने उनकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। केस और शासर ईस्वी में हेस्टिंग्स की लड़ाई ने इंग्लैंड पर बड़े पैमाने पर वाइकिंग छापे के अंत को चिह्नित किया। इस निर्णायक लड़ाई ने यूरोपीय मंच पर वाइकिंग शक्ति के कमजोर होने का संकेत दिया। नॉर्समैन की विरासत, वाइकिंग युग की गूंज। वाइकिंग युग भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आधुनिक दुनिया में गूंजती रहती है। उनकी यात्राओं ने यूरोप के भौगोलिक क्षितिज का विस्तार किया। उनकी बस्तियों और बातचीत ने यूरोप के आनुवंशिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। यूरोप के कई हिस्सों में स्थान के नाम, भाषा और कानूनी व्यवस्था उनके स्थायी प्रभाव का प्रमाण देती है। कुशल नाविकों, व्यापारियों, कारीगरों और खोजकर्ताओं के रूप में, भयंकर योद्धाओं के रूप में वाइकिंग्स की प्रतिष्ठा अक्सर उनके बहुआयामी स्वभाव पर भारी पड़ती है। उनकी कला, पौराणिक कथाएं और गाथाएं मानव स्वभाव और सांस्कृतिक विरासत की जटिलताओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए कल्पना को मोहित करती रहती हैं।